जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। बात करेंगे महाकुंभ की तैयारियों को लेकर, क्योंकि अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं और लगातार अधिकारियों से भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। किस तरह की सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास दिशा निर्देश दिए हैं और परिवहन विभाग की ओर से भी क्या तैयारियां की जा रही हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर, और साथ ही जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल संगम और जो बाकी घाट हैं वहाँ पर भी जो वहाँ की कैपेसिटी है, यानी घाटों पर कितनी क्षमता में श्रद्धालुओं को बुलाया जा सकता है, तीर्थयात्री कितना एक साथ स्नान कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो श्रद्धालु घाटों पर पहुँचेंगे, स्नान के बाद उन्हें वापस भेजना होगा, उसको लेकर भी अलग से तैयारियाँ की गई हैं। और रेल से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, बसों से आने वाले हैं, जो अपने निजी वाहनों से आएंगे, उनके वाहनों को कहाँ पर पार्क किया जाएगा, इसकी भी अलग से व्यवस्था की जा रही है। और इसके साथ ही जो तीर्थयात्री संगम क्षेत्र में घूमेंगे, उनके लिए कोशिश ये की जा रही कि जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उन्हें कम से कम चलना पड़े, यानी जो मेला क्षेत्र है, जो स्नान घाट है, उनके नज़दीक ही उन्हें पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी, ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा ना चलना पड़े। क्योंकि श्रद्धालु जब आते हैं तो देश के कोने कोने से आते हैं, हर वर्ग के, हर उम्र के लोग आते हैं, कुछ लोग बीमार भी होते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि ये सरकार का प्रयास है कि जो भीड़ इकट्ठी ना हो एक जगह पर, यानी जब करोड़ों की संख्या में, क्योंकि 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है, तो जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ आएंगे तो भगदड़ जैसी स्थिति ना हो, या किसी भी तरह की आपात स्थिति से पहले ही निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। और भीड़ इकट्ठी एक जगह पर ना हो, एक जगह पर दबाव ना बने, इसको लेकर भी कैसे नियंत्रण करना है, उसको लेकर भी तैयारियाँ की गई हैं। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों को अक्सर हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का कोई आयोजन होता है तो वहाँ बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु पहुँच जाते हैं तो वाहनों की एंट्री को लेकर, उनके एग्जिट को लेकर तमाम प्रतिबंध लगाए जाते हैं। काफ़ी परेशानियाँ उनको कई बार होती हैं, लेकिन यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा रोका टोकी ना हो, उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ ना हो। वेरिफिकेशन किया जाएगा, ID कार्ड जो भी वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। और इसके साथ ही जो रूट डाइवर्जन स्कीम है वो भी आपको बता देते हैं। किसी भी आपातकाल की स्थिति में, क्योंकि जो मुख्य पर्व होंगे उस दौरान कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो उन्हें किस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, कैसे वहाँ पर डाइवर्जन स्कीम रहेगी, वो भी आपको बता देते हैं। इसके साथ ही जो 4 मुख्य पर्व यहाँ पर रहेंगे, एक तो 13 तारीख को, क्योंकि शुरुआत महाकुंभ की हो रही है, पौष पूर्णिमा है 13 तारीख को, इस दिन मुख्य स्नान होगा। और इसके अलावा 14 तारीख को मकर संक्रांति के मौके पर मुख्य स्नान होगा, बसंत पंचमी के मौके पर माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि, ये कुछ पर्व हैं जिस पर विशेष ध्यान रखा गया है। और इसके साथ ही यहाँ जो व्यवस्था है व्हीकल्स को लेकर वो अलग तरीके से की गई है, यानी जब ये 4 स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे, उस दौरान शाही स्नान से एक दिन पहले और एक दिन बाद की जो व्यवस्था रहेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि नो व्हीकल जोन पूरे इलाके को घोषित कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही जब मौनी अमावस्या का मौका होगा उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक भी नो व्हीकल जोन रहेगा, यानी दूर से ही आपको पैदल वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी और व्हीकल्स लेकर आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ वहाँ पर पहुँचेगी। इसके साथ ही जो सीमावर्ती इलाके हैं, यानी प्रयागराज से सटे हुए जो ज़िले हैं, उनको लेकर भी रूट डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों को आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। कमिश्नरेट जो प्रयागराज के हैं उन्होंने बताया कि जो कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, चित्रकूट, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, भदोही, ये तमाम वो जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से अगर लोग आएंगे तो उनके भी रूट डाइवर्ट की जो पूरी योजना है वो तैयार की गई है। इसके साथ ही जो सामान्य दिनों में, यानी जो मुख्य पर्व हैं उनसे अलग जो श्रद्धालु मेला परिसर में घूमेंगे, जो इस महाकुंभ का आनंद लेंगे, चाहे वो स्नान हो या मेला परिसर में तमाम चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ भी होंगी, उसके लिए शटल सेवा भी वहाँ पर रहेगी, यानी शटल बस वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, ई-रिक्शा का भी वहाँ पर इंतज़ाम किया जाएगा। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। CNG ऑटो की भी उपलब्धता होगी।
इसके साथ ही श्रद्धालुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, उसके लिए उन्हें परेशानी ना हो, तो उसके लिए साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं। आपको बता दें कि 1700 से ज़्यादा यहाँ साइन बोर्ड्स हैं और 230 जगहों पर वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि कोई अगर गाइड आपको नहीं मिलता है तब भी आप इन साइंस के ज़रिए, डिस्प्ले बोर्ड्स के ज़रिए अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही पूरे जो 24 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं उसको सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ भी बहुत आवश्यक जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध रहेंगी। और इसके साथ ही ये जो पार्किंग स्थल होंगे, ये भी आपको बता दें कि ये जो स्नान घाट होंगे उनसे महज आधा किलोमीटर से 2 किलोमीटर की ही दूरी पर रहेंगे, यानी बहुत ज़्यादा आपको चलना ना पड़े, इस बात की भी व्यवस्था की गई है। और जो मुख्य सड़क मार्ग हैं, जो सीमावर्ती इलाकों से लोग आएंगे, उनके लिए 102 पार्किंग स्थल यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि 1900 हेक्टेयर में बना है। और इसके साथ ही 5.5 लाख वाहनों को एक साथ पार्क करने की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें बड़े वाहन भी होंगे, छोटे वाहन भी होंगे। और इसके साथ आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरा की भी निगरानी यहाँ पर रहेगी। पार्किंग की तो पूरी व्यवस्था जैसे आप देखते हैं बाकी शहरों में भी होती है उस तरीके से होगी, लेकिन इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि एक पार्क पहले फुल होगा, उसके बाद अगर वहाँ पर लिमिट नहीं है लोगों को पहुँचाने की या वाहनों की, तो उसके बाद दूसरे पार्क की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। और आपके वाहन पूरी तरह सुरक्षित रहें, इस बात को लेकर भी सीसीटीवी कैमरा की निगरानी वहां पर रहने वाली है। इसके साथ ही नई सड़कें भी बहुत सारी बनाई गई हैं, ताकि जो गंतव्य है आपका आसानी से आप वहां तक पहुंच सकें। और 8 नए पुलों का भी निर्माण यहां पर किया गया है। इसके साथ ही जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि छोटे और जो बड़े वाहन हैं उनकी पार्किंग अगर एक साथ भर जाती है तो उसके बाद तत्काल पार्किंग में वाहनों को दूसरे पार्क में पार्क करा दिया जाएगा। और इसी तरह से पूरी श्रृंखला बनाई गई होगी पार्कों की। ये पूरा जो रूट है वो आपको दिखा रहे हैं। 7 जो प्रमुख मार्ग यहाँ पर बनाए गए हैं, सुल्तानपुर पड़पड़गंज का रूट है, लखनऊ रायबरेली का रूट है, कौशाम्बी रूट है, इसके अलावा रीवा रूट है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र से आने वाले यात्रियों के लिए अलग से पूरा रूट बनाया गया है, जौनपुर का रूट है। तो ये कुल 102 पार्किंग स्थल यहाँ पर बनाए गए हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सैटेलाइट टाउन पार्किंग स्थल भी यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें चीनी मिल जौनपुर मार्ग है, पूरे सूरदास जौनपुर मार्ग है। ये तमाम चीज़ें सरकार की ओर से इसलिए सार्वजनिक की जा रही है, पब्लिक के बीच में लाई जा रही है, ताकि कोई आपको गुमराह ना कर सके। आप वहाँ पर अगर इतनी दूर से चलकर जा रहे हैं तो आप किसी तरह की परेशानी से ना उलझें या आपको गाड़ी पार्क करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ने पूरा रूट मैप बताया है। इसके साथ ही जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि जौनपुर से आने का जो मार्ग है वो भी, जो मुख्य मार्ग हैं वो अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। जौनपुर से फूलपुर जाने का रास्ता, उसके बाद सहसो चौराहा से आप जाएंगे, फाफा मऊ सहसो मार्ग पहुंचेंगे, गारापुर तिराहा पहुंचेंगे, ये जाने का मार्ग है। उसके बाद चीनी मिल पार्किंग में आपको जगह मिलेगी और अगर ये चीनी मिल पार्किंग भर जाती है उसके बाद पूरे सूरदास पार्किंग में आपको ले जाया जाएगा और बदरा सोनोटी पार्किंग भी यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा समयामयी पार्किंग, एक पार्किंग में आपको बता दें 5.5 लाख वाहनों के रखने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ताकि जो वाहन हैं वो बड़ी संख्या में एक साथ पार्क हो सके। तो तमाम जो पूरा रूट है वो आपको समझा रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि अंतिम रूप अब तैयारियों को दिया जा रहा है, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, जो पर्यटक विदेश से भी आने वाले हैं उनके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो तमाम चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ नए इनिशिएटिव भी इस बार सरकार की ओर से लिए गए हैं, जिसका ख्याल श्रद्धालुओं को भी रखना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर इतना बड़ा आयोजन कर रही है, आपकी जो है सरकार की साख का भी सवाल है। और उत्तर प्रदेश में अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आप यूपी के अगर रहने वाले हैं तो आपकी तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप जो दूर से लोग आएंगे, जो मेहमान हमारे होंगे, उनका आप ख्याल रखें। और इसके साथ ही सरकार की ओर से जो कोऑपरेट करने के लिए कहा जा रहा है, जो सहयोग सरकार की ओर से मांगा जा रहा है, एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार श्रद्धालु होने के नाते भी आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं यहाँ पर जो अस्थाई बस स्टेशन होंगे वहाँ यात्रियों को किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इसमें आप देखिए चेक पोस्ट जो बना होगा, वहाँ से बसों को पार्किंग के लिए और मेले के संबंध में गाइड किया जाएगा। यानी आप वहाँ पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक गाइड मिलेगा, जिससे आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आपको कैसे कैसे किस रूट से जाना होगा। और इसके साथ ही वाटरप्रूफ वहाँ पर शामियाने आपको मिलेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वाटरप्रूफ इसलिए कि अगर बारिश भी हो जाती है तो श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। इसके अलावा फर्श पर जो मैटिंग की व्यवस्था भी वहाँ पर आपको मिलेगी और महिला पुरुषों के लिए
शौचालय की व्यवस्था तो होगी ही, उनकी भी सफाई निरंतर रूप से की जाएगी, क्योंकि जब इतनी बड़ी भीड़ आती है और ऐसा कोई पब्लिक आयोजन होता है तो अक्सर परेशानियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है कि किसी तरह की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो। और इसके साथ ही यात्रियों के लिए शेड की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बस स्टेशन पर पेयजल के लिए आपको वाटर पोस्ट मिल जाएंगे और यात्रियों के लिए शेल्टर और बस पार्किंग का भी बैरिकेडिंग भी वहाँ पर की गई होगी। तो पूछताछ कक्ष में आप जाकर पूछताछ कर सकते हैं। और इसके अलावा ठंड का मौसम है और सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, तो ऐसे में अलाव की व्यवस्था भी वहाँ आपको मिलने वाली है। सुरक्षा गार्ड की भी व्यवस्था वहाँ पर होगी। किसी तरह की कोई परेशानी आपको होती है तो आप गार्ड को बोल सकते हैं। इसके अलावा आपकी चिकित्सा को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार सजग है और चिकित्सा कैंप भी यहाँ पर लगाए गए हैं। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस बूथ की भी व्यवस्था यहाँ पर होगी, यानी कोई आपके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड करता है, आपको मिसगाइड करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका ख्याल यहाँ पर रखा गया है, लेकिन जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि इस बार महाकुंभ मेले को पूरी तरह से पॉलीथीन मुक्त रखने की बात कही गई है। पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिहाज से तो पॉलीथीन आप लेकर ना जाएं तो बेहतर होगा। जेब कतरों से भी आप सावधान रहें और अपने सामान का खुद ध्यान रखें। इसके अलावा कतार में चलें, जैसा भी आपको गाइड किया जाता है उसका आप पालन करें। कुछ जो ज्वलनशील सामग्रियां होती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि केरोसिन है या फिर रसोई गैस सिलेंडर है, कुछ लोग अपने साथ सारी चीज़ें बांध कर ले जाते हैं, वो आप ना लेकर जाएं। कूड़ा ना फैलाएं। एक जिम्मेदार श्रद्धालु होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने की जो भूमिका है उसे आप ज़रूर निभाएं। और उसके साथ ही बस स्टेशन और बस के अंदर आप धूम्रपान ना करें। ये तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें ताकि आपकी वजह से दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो और आप खुद भी मुश्किल में ना फंसे। तो सरकार की ओर से तमाम चीज़ें, सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी, वो हमने आपको बताई हैं। तो आप जाइए, महाकुंभ में स्नान करिए और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएँ अभी से। और अपने अगर आप जाते हैं पूरे परिवार के साथ तो परिवार का भी ख्याल रखिए। वहाँ पर जो पुलिसकर्मी आपको मिलेंगे, जो गाइड आपको मिलेंगे, जो गार्ड वहाँ पर बैठे होंगे, उन सब का आप सहयोग करें, सरकार का सहयोग करेंगे। सरकार आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।